हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। लास्ट क्लास तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी कुछ बात कर चुके थे। हमने सीखा चार्जेस के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये सभी को सीखने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसमें किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का सही इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ हम लोगों ने सीखा। उसके बाद लास्ट में आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और साथ में सीखना शुरू किया हम लोग गॉस लॉ। गॉस लॉ को सीखने के बाद हमने गॉस लॉ और साथ में सिमेट्री का इस्तेमाल करके इस गॉस लॉ के सहारे कई सिमेट्रिकल केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने सीखा। इन सभी चीजों को मैं ये मानता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स को पुराने जितने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं उनका सही इस्तेमाल करते हुए एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, यही हेडिंग दे दो नोटबुक में। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। यहाँ पर कैलकुलेशंस कम होंगे लेकिन आपका दिमाग ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा। तो यहाँ पर से एक एक बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। हालांकि हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ, लेकिन फिर भी ये सभी फाउंडेशन है बिल्कुल टोटल क्लास 12th के सिलेबस का। यहीं से कई सारी चीजों के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे होंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, तो यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टर्स। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं कंडक्टर आखिर इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहला ही पार्ट लिख दो कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट है कंडक्टर। कंडक्टर किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है किसी भी ऐसे डिवाइस को, ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को कंडक्टर कहा जाता है अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर में मोबाइल चार्जेस हों। मोबाइल चार्जेस का मतलब कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मतलब नहीं है इस बात से। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई तो एक चार्ज है जो एक जगह से दूसरे जगह विद इन द मटेरियल मूव करने में कैपेबल है। ये इस रास्ते या किसी भी दूसरे रास्ते अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी आ सकता है, कौन? इसी ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई भी एक चार्ज अगर एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में कैपेबल है फ्रीली, तो कहा जाएगा कि ये एक कंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, यानी आयरन, सिल्वर, ये सभी कंडक्टर्स माने जाएंगे क्योंकि इनमें जो मोबाइल चार्ज है वो क्या है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स को मैं डिफाइन किया, आपको नोट जरूर करना चाहिए। द मटेरियल्स या सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स, द मटेरियल्स हैविंग मोबाइल चार्जेस दैट कैन मूव फ्रीली विद इन द कंडक्टर। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर में मोबाइल चार्ज का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने लायक। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने लायक अगर चार्ज है मटेरियल के अंदर ही अंदर, मतलब इसको बाहर निकलना जरूरी नहीं है, तो अंदर ही अंदर अगर चार्ज को मूव करने का फैसिलिटी है अगर, तो उस मटेरियल का नाम रहेगा कंडक्टर। कंडक्टर का पहला एग्जाम्पल जो मैं आपको दिया, कंडक्टर का जो मैं पहला एग्जाम्पल आपको दिया वो था मेटल्स। तो मेटल्स में आखिर क्या होता है? मोबाइल चार्ज जो कि एक जगह से दूसरे जगह विद इन द मटेरियल मूव करने में कैपेबल होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप इस बात से वाकिफ है पहले से। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम या मॉलिक्यूल से बंधे हुए नहीं है। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक एटम से बंधा हुआ नहीं है, बहुत सारे एटम्स में से वो किसी के पास भी आसानी से अगर जा सकता है, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और चूंकि वो फ्री है, किस कारण से फ्री है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, ये सब हम लोग सीखेंगे बाद में। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है मूव करने में, तो वो मटेरियल को बना देगा कंडक्टर और चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना आसान हो जाएगा।
दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब पानी में नमक डाल दो तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें नमक मतलब NaCl, तो Na+ और Cl- के आयंस रहेंगे और ये आयंस भी उस टोटल सॉल्यूशन के अंदर में जरूरत पड़ने पर किधर भी जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगेन वी हैव अ कंडक्टर इन विच मोबाइल चार्जेस, व्हाट आर द मोबाइल चार्जेस? आयंस, है ना, कैटायंस एनायंस दोनों को एक साथ में लिख दिया आयंस। तो Na+ Cl- के अलावा और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन बस अपने मतलब अपनी सोच को कंडक्टर्स के लिए इस तरह से बाधित मत रखो कि भाई मेटल्स को ही सिर्फ कहा जा सकता है कंडक्टर, ऐसा नहीं है। ब्राइन सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का पानी के साथ, वो एक परफेक्ट कंडक्टर के तरह बिहेव कर सकता है। और इनफैक्ट अर्थ में 75% सॉल्टी वाटर है और शायद इसी कारण से ही अर्थ जो कि है पूरी तरह से बिहेव करता है कंडक्टर के ही तरह, और इसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ माना जाता है कि मोबाइल चार्ज मौजूद है और वो किधर से भी किधर तक जा सकता है जरूरत पड़ने पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्ट करने पर। अच्छा, तो अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स को अलग से सीख रहे हैं। शुरुआत से ही क्यों नहीं सीख रहे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कंडक्टर्स दैट वी नीड टू स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटली। तो देखिए बात को कि अगर मानो कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, माना कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आपने यहां पर एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट रख दिया। कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आयरन का एक टुकड़ा है मान लो सिंप्लिसिटी के लिए, और ऐसे करके ये रखा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पड़ने के वजह से अंदर में भी यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा और इस कारण से अंदर में जितने भी फ्री चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी एक एटम से बंधे हुए नहीं हैं, उन चार्जेस पर चूंकि फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, वो चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक, और देखने से ऐसा समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो अंदर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा बैकवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स, ऐसा होगा। और कुछ ही समय बीतने में इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाके इकट्ठा हो जाएंगे, सब के सब आ जाएंगे, कितने आएंगे ये सब आगे की बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के वजह से अंदर में जो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो सब के सब इस साइड में जाके एकोमुलेट होने लगेंगे। ये जो डैशेस मैं बनाया हूं इसका मतलब चार्ज ना मानो तुम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मानो तुम, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने वाला सर्किल है। तो इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे इस साइड में जाके इकट्ठा हो जाने का। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स के यहां पर इकट्ठा हो जाने के वजह से ठीक एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स के यहां पर इकट्ठा हो जाने के वजह से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जो कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई एक्सटर्नल, इसे मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर में मौजूद था ही, बाहर में भी मौजूद था ही, लेकिन साथ में इन्हीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये जो चार्जेस एक जगह पर यहां पर इकट्ठा होने लगे। अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन रहता तो यहां पर Cl- इकट्ठा हुआ होता और Na+ इस साइड में इकट्ठा हुआ होता, लेकिन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा और कुछ भी नहीं माना जाता है मोबाइल चार्ज। न्यूक्लियस एक जगह से दूसरे जगह लैटिस स्ट्रक्चर में मूव नहीं कर रहा होता, इसीलिए सिर्फ माना में कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाके इकट्ठा हो गए। अगर फिर से बोल रहा हूँ सॉल्यूशन होता, ब्राइन सॉल्यूशन रहता तो यहाँ पर Cl- गया होता और यहाँ पर Na+ गया होता इस साइड में। तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन करवाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन? बाहर से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के वजह से
एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और ये जो एक्यूमुलेटेड चार्जेस हैं ये फिर से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देता है। ठीक है, अच्छा कहाँ चेंज करता है, बाहर में कि अंदर में? दोनों जगह। आई होप समझ पाए तुम बात। पूरी बात को एक साथ समराइज कर रहा हूं मैं कि कंडक्टर्स में ऐसा क्या खास बात है जिस कारण से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। खास बात यह है कि कंडक्टर्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तुम, तो उन कंडक्टर्स के अंदर में जो मोबाइल चार्जेस है वो अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे। किधर जाएंगे वो? जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो उस पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, मोबाइल चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन बाहर और अंदर में भी मौजूद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को ही चेंज कर देता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज्ड वैल्यू के साथ क्या बिहेवियर होगा पूरे सिस्टम का, ये समझना थोड़ा सा कठिन होता है। इस कारण से हमें अलग से पढ़ना पड़ता है कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इस बात को हम लोग नोट करेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर that distinguishes a conductor from insulator. The characteristic feature that distinguishes conductors from insulators is the redistribution of its mobile charges, in presence of external electric field. ये एक लाइन में बात हुई कि वो ऐसा क्या फीचर है जिस कारण से हमें कंडक्टर्स को अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर यहीं पर मान लो, अगर इसी जगह पर मान लीजिए कि यह कोई इंसुलेटर में लगाया होता, ठीक, अगर मैं यहाँ पर कोई एक इंसुलेटर रख दिया होता तो इस इंसुलेटर के अंदर भी चार्जेस पर फोर्स बिल्कुल लगेगा। ठीक, पॉजिटिव पर भी लगेगा, नेगेटिव पर भी लगेगा, लेकिन जो चार्जेस ऑलरेडी मौजूद हैं इस इंसुलेटर के अंदर में, इंसुलेटर मतलब जैसे वुड हुआ और भी कार्बन हुआ पूरी तरह से, ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक, तो अगर ये कोई इंसुलेटर होता तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स नहीं लगता? बिल्कुल लगता फोर्स, लेकिन वो बॉन्डेड हैं, वो किसी एक एटम का हिस्सा हैं। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं पाएंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स एक जगह पर साइड अरेंज ना हो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नया आ ही नहीं सकता। इसका मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज ही नहीं कर सकता। तो ये बात था जिससे कि हम लोग एनालिसिस कर रहे होंगे चीजों का। एक और लाइन लिखोगे यहीं पर, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल चार्जेस, फुल स्टॉप के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल चार्जेस is shown in following example, और इस एग्जाम्पल को हम लोग एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी बाहर से मौजूद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये कहां से आया इलेक्ट्रिक फील्ड? दूर में कहीं पर चार्ज रखा हुआ है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा। अब इस एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर क्या करूं, यहां पर इस तरह से एक कंडक्टिंग क्यूब, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग क्यूब में ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर मोबाइल चार्जेस हैं, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए माना करेंगे मेटल सी। कंडक्टर का मतलब सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया जाएगा मेटल। सॉलिड में बात करना थोड़ा सा आसान रहेगा, उसका भी एक कारण है। तो मेटल है अगर, तो इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मौजूद, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो इसका एक सरफेस है देखो जो कि एग्जैक्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अगेंस्ट वाला सरफेस। आप समझ पा रहे होंगे शायद, मैं इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूं जो यहां पर मौजूद सरफेस है। ये वाले सरफेस पर
जरा सोच के बताओ किस तरह का चार्ज इकट्ठा होने लगेगा अपने आप, नेगेटिव वाला चार्ज कि पॉजिटिव वाला चार्ज। अभी ऐसे समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अंदर में मौजूद जितने मोबाइल चार्जेस हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में लगने लगेगा फोर्स। और हो ना हो कुछ देर बाद ही सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इस वाले सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अच्छा शुरुआत से ही क्या मैं ऐसा बोला था कि कंडक्टर पर, इस दिए हुए कंडक्टर पर कुछ नेट चार्ज है? ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। कोई भी कंडक्टर ले लिया जाए, उसमें ऑलरेडी मौजूद है इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ना रहे। तो ये जो भी कंडक्टर था, सॉलिड कंडक्टर प्रॉपर, ये सॉलिड कंडक्टर के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही यहां पर जाके इकट्ठा होने लगेंगे। ध्यान से समझना पहले। तो इसके वजह से क्या होगा कि बीच में कोई तो एक एटम होगा, समझो ध्यान से, बीच में कोई तो एक एटम होगा जो पहले से न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज था यहाँ पर। ठीक, लेकिन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन हट के इस वाले सरफेस नंबर 1 पर चला आया है। तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। फिर से कोई तो एक एटम को इमेजिन करो तुम बीच में, वो जो एटम था वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस मौजूद थे। अब पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव वाला मूव कर सकता नहीं है, लैटिस स्ट्रक्चर से वो हिल नहीं सकता अपनी जगह से। नेगेटिव वाला चार्ज का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कहते हैं उसे फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस एटम से निकल के इस साइड आ गया। तो अब ये एटम न्यूट्रल नहीं रहा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो साइड में यहां पर कोई तो एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो कि जंप करके इसमें आके इसको फिल कर देगा। तो इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से होगा ये कि कोई दूसरा एटम जो यहां पर था वहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात देखो, मूव किया नेगेटिव चार्ज इधर, लेकिन देखने में ऐसा लगा जो ये पॉजिटिवली चार्ज एटम हुआ करता था अब वो न्यूट्रल हो गया, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज एटम ये बन गया। उसको फिल करने के लिए इधर से कोई और दूसरा एक नेक्स्ट वाला तीसरा एक इलेक्ट्रॉन आके इस वाले एटम के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह करते करते होना क्या है कि दरअसल पॉजिटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा होने लगेगा। इसी को फिर से समझेंगे हम लोग, समझना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये बाहर से तो कहीं से आए नहीं हैं, इसी मटेरियल के अंदर से कहीं ना कहीं से आए हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर जाके सरफेस नंबर 1 पर इकट्ठा होंगे तो अंदर में हो जाना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज। और अंदर में पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि वहां पर वैकेंसी बन गया है। जहां पर पहले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुआ करता था, नेगेटिव वाला हट गया वहां से, तो सेंटर में कहीं पर या अंदर में बल्क मटेरियल के अंदर में पॉजिटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। लेकिन फिर मैं नेक्स्ट बात ये बोला कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इधर भी तो और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जाके इसको फिल कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और सबसे लास्ट में इस वाले फेस पर दिखाई देने लगेगा पॉजिटिव चार्ज। लास्ट टाइम ये वाला सरफेस नंबर 2 बोल रहा हूं मैं इसे, क्या सरफेस नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज कहीं से आया? नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहले भी हुआ करता था यहां पर, लेकिन नेगेटिव चार्ज भी होता था, इस कारण से ये पॉजिटिव वाला नजर नहीं आता था। ठीक, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हुआ करता था, लेकिन इस एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसी न किसी कारण से फोर्स एक्सपीरियंस करते करते इधर जाके इकट्ठा हो जाएंगे। और नेगेटिव चार्ज इस साइड में, पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आपको ऐसे करके सेपरेटेड मिलेगा। मतलब अब तुम क्या करो, अगर कि इस कंडक्टर को बीच से ना ऐसे करके तोड़ दो। ठीक, मैं चलो कोशिश करता हूं ड्रॉ करने की। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये आप समझ रहे होंगे। इस कंडक्टर को अगर मैं इस तरह से तोड़ देता हूं 2 हिस्सों में, ये देखो कंडक्टर अगर 2 पार्ट्स में टूट गया, सपोज पार्ट ए एंड देन पार्ट बी,
तो पार्ट बी इज कंप्लीटली सेपरेट देन पार्ट ए, और पार्ट ए एक नेट नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, जबकि पार्ट बी नेट पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। ठीक, अगर आप किसी एक कंडक्टर को चार्ज करना चाहते हैं, मतलब दो कंडक्टर्स हैं, दो कंडक्टर्स में से एक को पॉजिटिव चार्ज दूसरे को नेगेटिव चार्ज देना चाहते हैं, तो आप बस क्या करिए, दो कंडक्टर्स को जोड़ के ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड में आपको दिखाई देने लगेगा। पॉजिटिव चार्ज गया नहीं है, आए हैं उधर से इलेक्ट्रॉन्स, जिस कारण से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नजर आने लगेगा। और अब जो दोनों को जोड़ के रखे थे उनको सेपरेट कर दो, तो ये अब फुल्ली फ्लेज्ड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर बन गया। ये अलग से एक नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक, तो आप ये तोड़ने वाली बात को नोटबुक में लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन को जरूर दिखाएं कि इस तरह से चार्जेस इस दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, आई होप आसान है समझना। बस एकदम छोटी छोटी बातों का एकदम डिटेल में ख्याल रखना होगा आपको कि ये पॉजिटिव चार्जेस कहीं से मूव करके नहीं आए हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर पहले से थे, ये इलेक्ट्रॉन्स वहां से हटके इधर आ गए। ठीक, अच्छा, ये डायग्राम आई होप आपने वीडियो को पॉज करके जरूरत के हिसाब से बना लिया इसे। ये डायग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन इसी में मेरा एक सवाल और है कि क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू मैं सेट करता हूं, क्या ऐसा होगा कि इस कंडक्टर के अंदर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सब के सब साइड नंबर 1 पर जाके इकट्ठा हो जाएंगे? क्या ऐसा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने सारे हैं सब के सब जाके सरफेस नंबर 1 पर इकट्ठा हो जाएंगे? क्या ऐसा होगा? तो यस और नो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, इसका कारण समझने की कोशिश करो। इस डायग्राम से समझना थोड़ा सा कठिन है, हम लोग इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है अभी भी क्यूब, लेकिन कुछ ऐसे देख रहे हैं ताकि ये हमें स्क्वायर दिखाई दे। समझ गए होगे बात को। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो चुके हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस दिखाई देने लगे। अच्छा, इसके बाद मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है चार्जेस के इधर उधर जाने का, वो प्रोसेस कब तक आखिर चलते रहेगा? क्या सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे? तो ये बात को समझने के लिए हमें प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इमेजिन करो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज हुआ करता था, पॉजिटिव चार्ज भी था, सब कुछ न्यूट्रल है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को मैं दिखाया नहीं हूँ, इस नेगेटिव चार्ज पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज को बहुत ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो कि मूव करने में कैपेबल है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगा फोर्स और ये गया इस डायरेक्शन में। ठीक, माना कि वो फोर्स जो लगा वो है F1, निकाला जा सकता है कितना लगा है फोर्स। तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने के वजह से, F1 फोर्स एक्सपीरियंस करने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह से आया, मान लो कि इधर ही से आया वो टोटल, तो यहाँ पर इसके वजह से इकट्ठा हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो ये था पहला इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, लिख भी दिया मैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, उस पर कितना फोर्स लगा था? F1। अब बात करते हैं दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर है कहीं ना कहीं। उस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा उसका मैं नाम रखा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसका मैं नाम रखा F2। तो ये अगर तुम समझ जाओ कि F1 और F2 दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, कौन ज्यादा होगा, तो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। इसी पर फोकस करो कि F1 और F2 मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन उधर गया और जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन उधर गया, दोनों पर क्या बराबर फोर्स लग रहा होगा? नहीं, दोनों पर बराबर फोर्स नहीं लग रहा होगा। मेरे बताने के पहले ये बात को समझ जाओ कि कौन सा वाला ज्यादा फोर्स होगा। तो मैं ये बता रहा हूं F1 ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू F2। क्यों? क्योंकि F1 जो फोर्स लगा था वो एक इलेक्ट्रॉन पर, अभी थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा
वो इस डायरेक्शन में लगा, किसके वजह से? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। अब ये सेकंड वाले चार्ज को मूव करने के लिए जो फोर्स लगेगा इस पर F2, वो इसके वजह से तो लगेगा ही, साथ में ऑलरेडी जो इधर से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और इधर होल है, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, वैकेंसी, ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो इस नए नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे होंगे। और तुम चेक करो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब सिचुएशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जब आने लगा तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है? नहीं, इधर आने का जरूरत नहीं है। ऐसा है कि नहीं? फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को करेगा रिपेल, और उस रिपल्शन की वजह से इस पर नेट फोर्स जो लग रहा है इस साइड में आने के लिए, ये स्ट्रांग होगा मानता हूं मैं, ठीक, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के वजह से रिपल्शन का कुछ तो इफेक्ट होगा। और यही कारण है कि F2 का वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगा F1 के कंपैरिजन में। F1 लगा था पहले इलेक्ट्रॉन पर, और पहले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला कोई नहीं था, इधर आने से रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को पहला वाला इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है कि ये ना आए इस साइड में, ठीक। अच्छा, तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? किसको तुम मजबूत मानोगे, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन या फिर एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड? मान के चल रहे हैं कि एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंटली स्ट्रांग है, तो माना कि सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर जाके इकट्ठा हो गया, तो ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो डेफिनेटली सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आपको दूसरे साइड में मिलेगा ही। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्लीट कंडक्टर जो की है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। अच्छा, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा वो F3 है। और अच्छे से सोचो, F3 को कंपेयर करो F1 F2 से, तो F3 सबसे छोटा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लगेगा वो सेम है, लेकिन इसको इधर जाने में डबल रिपल्शन मिल रहा है, जितना पिछले बार मिला था उसका डबल रिपल्शन मिल रहा होगा। सिमिलरली जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको और ज्यादा रिपल्शन मिल रहा होगा। 100th वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा जाने के लिए इस डायरेक्शन में, उसको भी अच्छा खासा रिपल्शन फेस करना होगा 99 ऑलरेडी एक्युमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, ठीक। तो चलो 100 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी बहुत मामूली है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, मान लेते हैं। भाई 1 लाख इलेक्ट्रॉन जब यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, कितना भी बहुत अच्छा खासा अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, तो कभी तो ऐसा आएगा कि इनके वजह से लगने वाला फोर्स इस एक नए इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में रिपल्शन, ये पॉजिटिव चार्ज भी तो साइड में इसी डायरेक्शन में खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के वजह से डेवलप होने वाला इस पर लगने वाला फोर्स पूरी तरह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को क्या पता कैंसिल कर दे। शुरुआत में कैंसिल कर पाएगा, शुरुआत में तो बहुत कम चार्ज यहाँ पर जमा हुआ है ना, तो बहुत कम चार्ज होने के वजह से कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के वजह से लगने वाला फोर्स इस नए इलेक्ट्रॉन पर और एक्सटर्नली सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन भले ही कुछ समय बाद जब यहाँ पर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होंगे, तो सब के सब मिलके नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को आने से रोक तो सकते ही टेक्निकली। तो सवाल में क्या पूछा था? सवाल ये था कि क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाके इकट्ठा हो जाएंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सिर्फ तभी तक इकट्ठा होते रहेंगे, सिर्फ तभी तक इकट्ठा होते रहेंगे जब तक यहाँ पर एक्युमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलके नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स ना लगा दें, इतना फोर्स ना लगा दें कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कैंसिल हो जाए उस नए इलेक्ट्रॉन पर। आई होप समझ पाए आप। छोटी सी गलती मैं ये किया, मैं बोला कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन इतना रिपल करने लगे, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब ये दोनों के वजह से इफेक्ट जो आएगा इस नए नेगेटिव चार्ज के उधर जाने के लिए, वो इफेक्ट एग्जैक्टली कैंसिल हो जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से डेवलप्ड इफेक्ट से। तभी तक के लिए केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है, बस बात यही है। इस बात को हम लोग प्रॉपरली नोट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर्स
the process of redistribution occurs only till the process of redistribution occurs only till the force applied by redistributed charges, जो इधर उधर चार्जेस में दिखाया था, the force applied by redistributed charges on any charge within the material, on any charge within the material, on any charge within the material exactly cancels the force due to externally applied electric field. The force due to externally applied electric field. देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को जो सबसे लास्ट में स्टेटमेंट लिखे, इस बात को हम लोग डायग्राम में, मैथमेटिकल इक्वेशंस में, सब चीज में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। इन दोनों चार्जेस को एक नाम दे देते हैं। चलो इसका नाम रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। सपोज इन दोनों चार्जेस को कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। अब तुम एज्यूम करो यहाँ पर कोई तो एक चार्ज है। अब वो चार्ज क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्यू मान लेते हैं। चलो अंदर में मौजूद कोई भी एक चार्ज है, सपोज क्यू, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी, कुछ भी। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, पॉजिटिव नेगेटिव का इस तरह से सेपरेट होना, ये प्रोसेस तब तक के लिए चलते रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा, जब तक कि अंदर में मौजूद कोई भी चार्ज क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, साथ में ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के वजह से, इन तीनों तरह के फोर्सेस का, सारे तरह के फोर्सेस का वेक्टर सम 0 ना हो जाए इस चार्ज पर। ठीक, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक कि इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 ना हो जाए। ठीक, तो हम लोग इसी बात को लिख रहे हैं। इन दोनों चार्जेस को कुल मिला के मैं नाम एक ही दे दिया, रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। तो देखिए उस चार्ज Q के बारे में मैं ये लिख सकता हूं, इस इक्वेशन के पहले आप लिखेंगे हेंस अंडर स्टेडी स्टेट, ये डायग्राम हम लोग यूज कर रहे होंगे, और ये डायग्राम अंडर स्टेडी स्टेट का ही है। स्टेडी स्टेट का मतलब मैं बता रहा हूं, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जो कुछ होना था हो चुका है। जैसे कोरोना वायरस इस तरह से फैल रहा है, तो जितने इन्फेक्टेड लोग हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, उतने सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं अगर, तो कहलाएगा कि स्टेडी स्टेट आ चुका है। दूसरा एग्जांपल, थोड़ा अच्छा एग्जांपल, फैन को अगर स्विच ऑन किए तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी थोड़ी ना हो जाता है, एक समय जाके मैक्सिमम अचीव हो जाता है। ठीक, वही कहलाता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब जो भी चेंज आना है वो चेंज आ चुका है, अब चेंज आना बंद हो गया। यहां पर भी स्टेडी स्टेट का मतलब कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो रहा था वो हो चुका है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन बंद हो चुका है, उस समय के बारे में मैं बोल रहा हूं। तो इक्वेशंस में भी हम लोग लिख रहे हैं कि एफ नेट स्टेडी स्टेट में दिस मस्ट बिकम 0। अगर एफ नेट 0 हो गया तो अंदर में मौजूद कोई भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या है, Q मल्टीप्लाइड बाई E नेट इक्वल्स टू 0 होगा। ऐसा Q का वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, E नेट का मतलब अंदर में मौजूद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको बोल रहा हूं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको बोल रहा हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस vector sum with the electric field just produced by these accumulated charges, redistributed charges। इसको भी मैं लिख देता हूं, E external vectors में प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन के वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड।
देयर सम मस्ट बिकम जीरो। ये सब कुछ मैं बोल रहा हूँ स्टेडी स्टेट के लिए। स्टेडी स्टेट के पहले मतलब जब तक कि चार्जेस अभी रिडिस्ट्रीब्यूट हो ही रहे हैं तब तक के लिए इनमें से कोई इक्वेशन वैलिड नहीं है। तब तक के लिए तो फोर्स लग ही रहा है, लेकिन जब जितना चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना है हो चुका है तब ये इक्वेशन वैलिड रहेगा। और कोई पूछे कि अंदर में केवल इन रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिर्फ रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो दैट मस्ट बी एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल सप्लाई। बाहर से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, बाहर से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी एग्जैक्ट नेगेटिव होगा वही होना चाहिए स्टेडी स्टेट में इन रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के वजह से अंदर में मौजूद किसी भी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे कह रहे हैं हम लोग ये बात? क्योंकि स्टेडी स्टेट है, किसी भी एक जगह का चार्ज अब नहीं मूव कर रहा, इसका सीधा मतलब कि उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब वो चार्ज जिस जगह पर रखा हुआ वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही दो चीजों का वेक्टर सम, तो पहला वाला चीज दूसरे वाले चीज का जस्ट नेगेटिव है, तभी तो कैंसिल हुआ, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन चीजों को एकदम प्रॉपर प्रोसीजर से सीखते जाएं तब। क्वेश्चन एक करते हैं, शायद और क्लियर हो। क्वेश्चन लिखिए एक, फिगर शोज a conducting plate, figure shows a conducting plate placed perpendicular to electric field E naught, placed perpendicular to uniform electric field E naught। E naught के मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है मान लो। अब इसके अलावा यहां पर एक इस तरह से प्लेट लगा दिया गया। प्लेट पतला है लेकिन फिर भी डायग्राम में क्लियर दिखाने के लिए मैं अच्छा खासा थिकनेस दिखाया हूं इसका। ऐसे करके कोई तो एक प्लेट है। और दूसरी बात, कंडक्टिंग प्लेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो इसमें किस तरह से चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे आप समझते हैं इस बात को। तो ये डायग्राम है, यही है कंडक्टिंग प्लेट। ठीक, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखो, रिप्रेजेंट द redistributed charges under steady state, represent the redistributed charges under steady state। बहुत आसान सी बात। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, पहले बना लो, आप बना लिए होंगे, आसान है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जरूर से नेगेटिव चार्जेस इस वाले सरफेस पर जमा होने लगेंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस वाले सरफेस पर जमा होने लगेंगे। कोई ये बोल सकता है कि सर अगर ये प्लेट है तो केवल एक ही तो सरफेस है इसका। नहीं, चाहे प्लेट कितना भी पतला क्यों ना हो, स्टील का प्लेट चाहे कितना भी पतला क्यों ना हो, उसके दो सरफेसेस होंगे, एक साइड में, दूसरा दूसरे साइड में, और उसके बीच में ढेरों एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों करोड़ों। ठीक, तो ये मानना गलत होगा कि उसका केवल एक ही सरफेस है। चाहे कितना 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी अगर होगा तो उस थिकनेस के दौरान भी ढेरों एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस कारण से ये मानने में कोई गलती नहीं है कि इसका दो सरफेस है और दोनों अलग अलग वेल डिफाइंड सरफेस है। मतलब थाली में जिसमें खाना खाते हैं उसमें एक साइड में पेंटिंग कर दोगे तो दूसरे साइड से वो दिखाई थोड़ी ना देगा, क्योंकि एक सरफेस पर आपने पेंटिंग किया, दूसरे साइड में नहीं किया। तो दो सरफेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है और उस दूरी के दौरान ढेरों एटम्स मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो दो सरफेसेस ऐसे करके। अब सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड द चार्ज डेंसिटी, फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन ईच ऑफ द सरफेस, फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन ईच ऑफ द सरफेस अंडर स्टेडी स्टेट, फाइंड चार्ज डेंसिटी ऑन ईच ऑफ द सरफेस अंडर स्टेडी स्टेट। करके दिखाओ इसको। आसान सवाल है, किया जा सकता है, अगर नहीं किए हो तो जरूर से कर लो। अभी तक मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। देखिए, सबसे पहली बात, जब तक क्वेश्चन में न दिया हुआ रहे कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज दिया गया, तब तक आप ये मत मानिए कि कुछ भी चार्ज दिया गया। अगर दिया गया है तो मेंशन रहेगा। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मेंशन था कि इसको चार्ज दिया गया, तो माना जाएगा कि ये शुरुआत से न्यूट्रल था। एक प्लेट, नॉर्मल सा प्लेट लाके यहाँ पर बस रख दिए। तो इस साइड में अगर माइनस में क्यू चार्ज डेवलप हुआ, तो चूंकि ये टोटल न्यूट्रल था, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आई कैन क्लेम दैट
if one side is minus q, other side must definitely be plus q. मैं ये कह रहा हूं कि अगर चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर माइनस सिग्मा है तो यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया प्लस सिग्मा होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों साइड में एरिया भी सेम है। चार्ज पर यूनिट एरिया माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा इस तरह से मान लिया जाए। चलो अच्छा, अब मैं अभी आपको ये बताया था कि अंदर के किसी भी एक पॉइंट पर स्टेडी स्टेट में कंडक्टर के अंदर, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम जितना कोई भी चीज को इंपॉर्टेंट इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कि स्टेडी स्टेट में किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। स्टेडी स्टेट में कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में, मटेरियल जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के इस पॉइंट पर रहना चाहिए। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिजल्टेंट स्टेडी स्टेट में हो जाना चाहिए जीरो। अंदर के पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो अंदर के पॉइंट पर देखो ई नॉट तो है ही इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव मान लिया जाए। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया गया तो ई नॉट में लिख दिया वेक्टर्स में। अच्छा, अब पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का जो शीट है ऐसे प्लस सिग्मा, तो ये माना जा सकता है कि इस थिकनेस के कंपैरिजन में ये जो साइज है, जो एरिया है वो इनफाइनाइट है। तो ऐसा मानने में भी कोई गलती नहीं है, यानी कि लार्ज शीट ऑफ प्लस सिग्मा, लार्ज शीट ऑफ प्लस सिग्मा के सरफेस के वजह से मात्र कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंदर में और किधर आएगा। तो प्लस डायरेक्शन ये माने थे, तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से अंदर के किसी एक पॉइंट पर, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, माइनस में सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कंप्लीट बात हो गया? नहीं, अभी ये नेगेटिव चार्ज पर यूनिट एरिया के वजह से भी इस पॉइंट पर आएगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आएगा, किधर आएगा? तो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। और कितना आएगा? तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन है इस वजह से नेगेटिव सिंबल यूज किया, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड ऑल दीज मस्ट एड अप टू गिव फाइनली जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट है, अब चार्जेस मूव नहीं कर रहे, तो जरूर से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया होगा, तभी तो चार्जेस मूव नहीं कर रहे। तो सिग्मा का वैल्यू निकल के आया एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई नॉट। तो हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज का, सिंपल सी प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने ये तक पता कर लिया कि कोई एक कंडक्टिंग प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से रखा जाएगा, तो उस प्लेट के दोनों सरफेसेस पर प्लस माइनस सिग्मा में चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगा। और वो चार्ज डेंसिटी कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स व्हाटएवर वाज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड। आई होप इतना सीख पाए आप। अगले क्लास में हम लोग और ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक।